आज हम एक ऐसे शब्द की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो हम सब ने हजारों बार सुना होगा, लेकिन जिसका मतलब हर किसी के लिए अलग है। समाजवाद। बिल्कुल। कोई इसे बराबरी का सपना कहता है तो कोई इसे सरकारी कंट्रोल का खतरा मानता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे समाजवाद, सैद्धांतिक आधार और भारतीय परिप्रेक्ष्य शीर्षक वाले एक विस्तृत लेख से लिए गए हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या दुनिया बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट। और इस सफर की शुरुआत के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। हम अक्सर समाजवाद को मुश्किल आर्थिक सिद्धांतों से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन M.K. गांधी ने इसे बहुत ही सरल और इंसानी नजरिए से देखा था। उन्होंने कहा था कि समाजवाद एक ऐसा समाज है जहां समाज के सदस्य समान हैं, न कोई निम्न न कोई उच्च। वाह। ये हमें याद दिलाता है कि इस पूरी बहस के केंद्र में कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि इंसान और बराबरी का एक गहरा आदर्श है। न कोई निम्न न कोई उच्च। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये इसका आदर्श है तो मतलब जमीनी स्तर पर इसका मतलब क्या है? सोर्स के हिसाब से इसका सबसे बुनियादी आइडिया क्या है? इसका सबसे बुनियादी आइडिया पूंजीवाद के ठीक उल्टा है। ओके। पूंजीवाद कहता है कि चीजें बनाओ ताकि मुनाफा कमाया जा सके। समाजवाद कहता है कि चीजें बनाओ क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। अच्छा। एक का इंजन मुनाफा है, दूसरे का इंजन जरूरत। बस यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। अच्छा, तो फोकस व्यक्ति के मुनाफे से हटकर समाज की जरूरत पर आ जाता है। इसीलिए शायद इसे समाजवाद कहते हैं। बिल्कुल। और इसी एक आइडिया को अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से पकड़ा। जैसे बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि इसका मतलब है जमीन और पूंजी पर समाज का हक। वहीं भारत में जेपी नारायण ने इसे समाज को फिर से बनाने का एक सिस्टम बताया, जहां फैक्ट्री और खेतों जैसी बड़ी संपत्ति किसी एक इंसान की न होकर पूरे समाज की हो। तो ये कोई एक मतलब पत्थर की लकीर वाली विचारधारा नहीं है, ये तो एक विचार है जो समय के साथ बदला है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई। उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था कि इस नए विचार की जरूरत पड़ गई? देखिए, उस वक्त औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, शहर बढ़ रहे थे, लेकिन साथ ही भयानक असमानता भी बढ़ रही थी। मतलब? एक तरफ फैक्ट्री मालिक थे जो अमीर होते जा रहे थे और दूसरी तरफ मजदूर थे जो दिन में 14-16 घंटे खतरनाक हालात में काम करते थे। बाप रे। और उन्हें मुश्किल से गुजारे लायक पैसे मिलते थे। समाजवाद इसी अन्याय और शोषण की कोख से जन्मा एक जवाब था। सेंट साइमन जैसे शुरुआती विचारकों ने कहा, ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमें एक बेहतर तरीका खोजना होगा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक नैतिक गुस्सा भी था। हाँ, और इसकी दो बुनियादी परतें हैं। पहली है मूल्यों की परत, आज़ादी, बराबरी, भाईचारा और सामाजिक न्याय। और दूसरी परत है उन संस्थाओं की, उन सिस्टम्स की जो इन मूल्यों को हकीकत में बदल सकें। तो ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस सपने को सच करने का एक प्लान भी है। ठीक है, तो ये पूंजीवाद के विरोध में खड़ा हुआ एक विचार है, बिल्कुल, जिसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। लेकिन मुझे लगता है असली बहस तब शुरू होती है जब हम ये पूछते हैं कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा। हाँ। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? स्रोत इसके 4 मुख्य स्तंभ बताते हैं। अच्छा। पहला तो यही है समाज पर जोर देना, यानी मेरा फायदा क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि हम सबका फायदा किसमें है। राइट। दूसरा है पूंजीवाद का विरोध। समाजवादियों का मानना है कि पूंजीवाद का स्वभाव ही ऐसा है कि वो समाज को 2 हिस्सों में बांट देता है, अमीर और गरीब। और जब तक ये बंटवारा रहेगा तब तक असली सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। समाज पर जोर देना और पूंजीवाद का विरोध, ये तो समझ आता है। लेकिन अगले 2 सिद्धांत शायद ज्यादा विवादास्पद हैं। एक है समानता और दूसरा निजी संपत्ति। हाँ, और यहीं पर असली बहस छिड़ती है। तीसरा स्तंभ है समानता का लक्ष्य। और ये सिर्फ मौके की समानता नहीं है कि सब दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा। ये नतीजों की समानता की बात करता है, यानी ये सुनिश्चित करना कि किसी के पास बेहिसाब दौलत ना हो और कोई बिल्कुल गरीब ना रह जाए। और चौथा स्तंभ है निजी संपत्ति को खत्म करना। 1 मिनट, यहीं पर लोग डर जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि एक आदर्श समाजवादी दुनिया में कोई भी अपनी कार या अपना घर नहीं रख सकता? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत साफ करते हैं कि जब समाजवाद निजी संपत्ति को खत्म करने की बात करता है तो उसका मतलब आपकी कार, आपके घर या आपके कपड़ों से नहीं है। तो फिर किससे? उसका मतलब उत्पादन के साधनों से है, यानी वो बड़ी बड़ी चीजें जिनसे और दौलत बनाई जाती है,
जैसे फैक्ट्रियां, बड़ी जमीनें, खदानें। ओके। आइडिया ये है कि इन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो, ताकि इनसे होने वाला मुनाफा कुछ लोगों की जेब में जाने के बजाय सबके भले के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। तो मतलब समाजवाद के भी कई रूप होंगे? सब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता तो नहीं बताते होंगे? बिल्कुल नहीं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका है लक्ष्य और साधन के नजरिए से देखना। स्रोत दो बड़ी धाराओं का जिक्र करते हैं। एक है क्रांतिकारी समाजवाद, जो कहता है कि पूंजीवाद इतना शक्तिशाली है कि उसे शांति से बदला नहीं जा सकता। उसे एक मजदूर वर्ग की क्रांति के जरिए ही उखाड़ फेंकना होगा। और दूसरा है सुधारवादी समाजवाद, जो कहता है कि नहीं, हम मौजूदा लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर रहकर, चुनाव लड़कर, कानून बदलकर धीरे धीरे समाज को ज्यादा बराबर बना सकते हैं। ये क्रांति के बजाय क्रमिक बदलाव पर जोर देता है। और इन्हीं धाराओं के अंदर सोर्स यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का जिक्र करते हैं। ये क्या फर्क है? सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। इसे ऐसे समझिए, शुरुआती समाजवादी विचारक दिल से सोच रहे थे, एक बेहतर दुनिया का सपना देख रहे थे। सपने देखने वाले। बिल्कुल। इसीलिए उन्हें बाद में यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी कहा गया। जैसे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने कहा कि हमें ऐसी सहकारी बस्तियां बनानी चाहिए जहां सब मिलके काम करें और मुनाफा बांट लें। अच्छा। या चार्ल्स फोरियर, जिन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहां काम सजा नहीं बल्कि मजेदार हो। और एक प्रॉडन भी थे, जिनका वो मशहूर नारा था, संपत्ति चोरी है। तो मतलब ये लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असलियत में कैसे लाया जाए, इसका कोई रोड मैप नहीं था। बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं था। वो उम्मीद करते थे कि अमीर लोग खुद ही अपनी दौलत बांट देंगे और सिस्टम बदल जाएगा। और यहीं पर कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है, जिन्होंने कहा कि सिर्फ सपनों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक वैज्ञानिक प्लान चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। हाँ। तो मार्क्स ने ऐसा क्या अलग कर दिया कि समाजवाद का पूरा नैरेटिव ही बदल गया? उनका वो वैज्ञानिक आइडिया क्या था? मार्क्स ने समाजवाद को नैतिक इच्छाओं से निकालकर इतिहास और अर्थशास्त्र के ठोस विश्लेषण पर खड़ा कर दिया। उनके 3 बड़े विचार थे। पहला था ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, मार्क्स के मुताबिक इतिहास को राजा महाराजा या महान विचार नहीं बदलते। तो फिर क्या बदलता है? इतिहास को बदलती है रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई। यानी असली बदलाव जमीनी हकीकत से आता है कि किसके पास जमीन है, किसके पास फैक्ट्री है और कौन सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहा है। और यहीं से उनका दूसरा आइडिया आता है वर्ग संघर्ष का। हाँ, मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद ने समाज को साफ साफ 2 वर्गों में बांट दिया है। एक पूंजीपति वर्ग, जिसके पास फैक्ट्रियां और पैसा है, और दूसरा सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग, जिसके पास सिर्फ अपना श्रम बेचने के लिए है। मार्क्स के मुताबिक इन दोनों के हितों का टकराव होना तय है और यही टकराव इतिहास को आगे बढ़ाता है। और उनका तीसरा आइडिया पूंजीवाद के भविष्य के बारे में था कि पूंजीवाद एक ऐसी मशीन है जो अपने आप को ही खा जाती है। मुनाफा कमाने की होड़ में वो मजदूरों का इतना शोषण करती है और ऐसे आर्थिक संकट पैदा करती है कि एक दिन मजदूर ही उस मशीन को बंद कर देते हैं। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की। उनने भविष्यवाणी की कि पूंजीवाद अपने अंदर के इन्हीं विरोधाभासों की वजह से खत्म हो जाएगा और एक मजदूर क्रांति के बाद समाजवाद आएगा। तो ये थे वैश्विक विचार। अब सवाल यह है कि इस शक्तिशाली आइडिया ने जब भारत में दस्तक दी तो यहाँ क्या हुआ? एक देश जो खुद अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। भारत में समाजवाद सिर्फ एक आयातित विचार नहीं था, ये हमारी आजादी की लड़ाई के ताने बाने में ही बुना हुआ था। अच्छा। बराबरी और सामाजिक न्याय के समाजवादी आदर्शों ने उन नेताओं को बहुत प्रेरित किया जो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि भारत के अंदर मौजूद जमींदारी, गरीबी और जातिगत भेदभाव से भी आजादी चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। और आजादी के बाद क्या हमने कोई एक मॉडल रूसी या कोई और अपना लिया? नहीं, और यही भारत की कहानी को दिलचस्प बनाता है। हमने किसी एक मॉडल की नकल नहीं की। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारा संविधान है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तो 1976 में जोड़ा गया। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। बिल्कुल, लेकिन समाजवाद की आत्मा उसमें पहले दिन से मौजूद थी। कहाँ पर? संविधान के भाग 4 में, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं।
ये सिद्धांत सरकार को निर्देश देते हैं कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे आय की असमानता कम हो, संसाधन कुछ हाथों में जमा ना हो और सबको काम करने का अधिकार मिले। ये सब समाजवादी सिद्धांत ही तो हैं। हाँ, भारत ने एक अनूठा रास्ता चुना, लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मतलब न पूरी तरह सरकारी कंट्रोल, न पूरी तरह बाजार के भरोसे। एकदम। यहाँ सरकारी कंपनियां भी होंगी और प्राइवेट कंपनियां भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद 70 के दशक में देखने को मिला, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बिल्कुल। 1970 का दशक भारत के समाजवादी प्रयोग का शिखर था। बैंकों, कोयला खदानों और कई बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मकसद ये था कि इन जरूरी क्षेत्रों का मुनाफा देश के विकास में लगे, न कि कुछ निजी हाथों में जाए। लेकिन फिर 1991 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हाँ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों ने अर्थव्यवस्था की दिशा बाजार की ओर मोड़ दी। तो 1991 के बाद जब भारत ने बाजार को इतना खोल दिया, बहुत से लोगों ने कहा कि अब भारत में समाजवाद खत्म हो गया। क्या ये सच है? आज इसकी क्या प्रासंगिकता है? ये कहना कि समाजवाद खत्म हो गया सही नहीं होगा। उसका रूप बदला है, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारी नीतियों में बहुत गहराई तक जिंदा है। जैसे कि भारत की बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं इसी समाजवादी सोच की देन है। मनरेगा, जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो करोड़ों लोगों को सस्ता अनाज देती है, ये सब क्या है? ये उसी सिद्धांत का प्रतिबिंब है। हाँ, कि समाज के सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और कानूनी तौर पर भी इसकी नींव काफी मजबूत है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बहुत मजबूत। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि समाजवाद हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मूल संरचना मतलब? केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने ये सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि संसद भी संविधान में संशोधन करके समाजवाद के मूल विचार को नहीं हटा सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स मामले में भी इसकी पुष्टि हुई। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हमारे देश की संवैधानिक पहचान का एक हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत में स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी आज की योजनाओं का भी जिक्र है। क्या इन्हें भी उसी कड़ी में देखा जा सकता है? हाँ, एक तरह से देखा जा सकता है। इन्हें समावेशी विकास के समाजवादी सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। आइडिया ये है कि आर्थिक तरक्की हो, लेकिन उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को ना मिले, बल्कि समाज के हर तबके तक पहुंचे। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी और अच्छा लगता है। लेकिन चलिए अब असली दुनिया की बात करते हैं। जब भी समाजवाद पर बहस होती है, तो इसके विरोध में भी बहुत मजबूत तर्क दिए जाते हैं। हाँ, हमेशा। स्रोत इस राजनीतिक बहस के बारे में क्या कहते हैं? स्रोत दो मुख्य राजनीतिक दृष्टिकोणों को साफ तौर पर सामने रखते हैं। एक है उदारवादी या वामपंथी नजरिया, जो समाजवाद को जरूरी मानता है। उनका तर्क है कि पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से असमानता पैदा करता है और इस असमानता को कम करने के लिए सरकार का दखल जरूरी है। और दूसरा नजरिया इसके एकदम विपरीत होगा? हाँ, दूसरा है रूढ़िवादी या दक्षिणपंथी नजरिया। ये समाजवाद को व्यक्तिगत आजादी और आर्थिक तरक्की के लिए एक खतरे की तरह देखते हैं। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि जब सरकार सब कुछ कंट्रोल करने लगती है, तो इससे नौकरशाही बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और नए आइडियाज और इनोवेशन के लिए जगह कम हो जाती है। वो एक मुक्त बाजार के हिमायती हैं। और अगर हम दुनिया भर के अनुभवों को देखें, तो समाजवादी की आलोचना में काफी दम नजर आता है। कई समाजवादी देशों में हमने तानाशाही और अर्थव्यवस्था को ढहते हुए देखा है। हाँ, स्रोत इन असल दुनिया की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करते। आर्थिक स्तर पर सबसे बड़ी आलोचना यही है कि जब बाजार में मुकाबला खत्म हो जाता है और सब कुछ सरकार तय करने लगती है, तो चीजों की गुणवत्ता गिरती है और अकुशलता बढ़ती है। और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर एक बड़ा डर ये है कि जब सारी आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में आ जाती है, तो वो राजनीतिक तानाशाही का रूप ले सकती है। इतिहास में हमने इसके उदाहरण देखे हैं, जहां समाजवादी राज्यों में मानवाधिकारों का हनन हुआ। और सामाजिक स्तर पर भी कुछ आलोचनाएं हैं। हाँ, एक आलोचना ये है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करता है। आप क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब तय करने में राज्य की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और वैश्वीकरण के इस दौर में एक बंद केंद्रीकृत मॉडल को चलाना वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो यूटोपियन सपनों से लेकर मार्क्स की वैज्ञानिक क्रांति तक, और भारत की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज की मनरेगा जैसी योजनाओं तक,
ये साफ है कि समाजवाद कोई एक किताब या एक सिद्धांत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली बहस है, एक ऐसा विचार जिसने दुनिया को बदला है और जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है, चाहे अलग-अलग रूपों में ही सही। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का मतलब सोवियत संघ जैसा तानाशाही मॉडल कभी नहीं रहा। यहाँ इसकी कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में की गई जो लोकतंत्र, नागरिक आजादी और बराबरी पर आधारित हो। इसका लक्ष्य सिर्फ अमीर-गरीब का फर्क मिटाना नहीं, बल्कि जाति जैसे सामाजिक उत्पीड़न को भी खत्म करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां आर्थिक विकास की दिशा सामाजिक जरूरतों से तय हो, ताकि उसका फायदा सभी नागरिकों तक पहुंचे। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार, हमारे स्रोतों में एक बात का जिक्र है कि समाजवाद का जो जोर सामूहिक कल्याण पर है, वो सिर्फ आज के इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण की स्थिरता तक भी जाता है। हाँ, और आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी भयानक चुनौती का सामना कर रही है, तो क्या संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल का ये समाजवादी सिद्धांत, कि संसाधनों का उपयोग सबके भले के लिए हो, जिसमें आने वाली पीढ़ियां भी शामिल हैं, हमारी आज की मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में एक नई प्रासंगिकता और एक नया रास्ता खोज सकता है? सोचने वाली बात है।